तो ये चीज ये कारण, ठीक है। चलो फाइन। सो अपन आज की क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशंस के साथ। लेकिन उससे पहले बैलेंसिंग से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट्स आपको पता है ऑलरेडी, बट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो लास्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मैं लिखवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बैलेंसिंग, ऐसा क्या है जरा देख लेते हैं। सो सबसे पहले चीज मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बैलेंसिंग किस लॉ को फॉलो करता है, तो इट फॉलोज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज है फॉलोज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको ब्रैकेट में, ये पहले भी लिखवाया है एकदम स्टार्ट में, एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। अरे ठीक है, बैलेंसिंग की स्पेलिंग चलो क्या करते हो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू आदित्य। ओके, सो ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्टिल क्या रहता है, बैलेंस्ड ही रहता है, ठीक है। तो इफ बैलेंस्ड इक्वेशन इज, ना लिखूं क्यों, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे वो हमेशा बैलेंस ही रहेगा, इज स्टिल बैलेंस्ड। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ किसी को इसमें, ताकि तकलीफ ना हो। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सो मान लो अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल H2 वाले ले लेते हैं, H2 प्लस O2 बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज 2H2, ठीक है। अगर आपने इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लिया, चलो भैया, सो मान लो इसको हमने डिवाइड कर लिया बाय इसको 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। सो 2 से जैसे डिवाइड करोगे इस पूरे इक्वेशन को, पूरे को, एक दो को नहीं, पूरे को अगर आपने डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिर्फ H2 बचेगा, दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ O2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2 की जगह पे ये क्या हो जाएगा, सिर्फ H2 बचेगा। सो ये इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है, ये अगर बैलेंस्ड है, पहले वाली इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है, अगर क्या है, एक सेकंड, ठीक है। सो अगर पहले वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो दूसरी वाली इक्वेशन भी क्या रहेगी, बैलेंस्ड ही रहेगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना हमको कि बैलेंस्ड इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर लेते बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4H2 प्लस 2O2 गिविंग 4H2O, स्टिल दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो चाहे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए, बैलेंस्ड इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इज अप्लाइड फॉर अनबैलेंस्ड आल्सो। अनबैलेंस्ड को अगर आप पूरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो बैलेंस कभी नहीं होगा,
वो अनबैलेंस का अनबैलेंस ही रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, उस चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिंग यूनिट। बैलेंस ही नहीं है तो रिपीट, बैलेंस ही नहीं है तो रिपीट करने पे अपने आप तो बैलेंस होगा नहीं। या अगर बैलेंस है तो उसको सेम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, सेम नंबर से उसको आधा कर दिया तो भी क्या रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। एक सिंपल सा तराजू ले लो, एक तरफ आधा किलो, मतलब एक आधा किलो का एक जो होता है लोहे का जो बटखरा जो भी बोलते हो वो रख लो, और एक तरफ मान ले आधा किलो का जो भी सामान है वो रख लिया, और बैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड है। आपने क्या किया, दोनों तरफ हाफ हाफ हटा दिया, आधा किलो में से आधा पोर्शन हटा दिया, और जो बैलेंस करने के लिए जो भी आपने मान लो चावल खरीदा उस आधा हटा दिया, तो क्या आधा हटाने के बाद बैलेंस नहीं रहेगा, रहेगा। दोनों तरफ से हाफ हाफ हटा दिया, बैलेंस स्टिल मेंटेन्ड है। 1/4 करो, उसको 10 गुना कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। भैया जब भी आप बैलेंस करते हो, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन है, उसमें फेज लिखो। उसमें फेज लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्कूल के जो टीचर लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो काट सकते हैं। ठीक है, सो मेंशन फेजेस। ठीक है, ये स्कूल वाले के लिए और किसी के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, सो मेंशन फेज ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्थ मेंशन जो कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कोई कैटलिस्ट है। ठीक है, सो इन सारे कंडीशंस को भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, सो मेंशन कंडीशन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है भैया, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अब ये सब क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में कभी बाद में अपन चर्चा करेंगे। बट ध्यान रखो कि अगर सब्जेक्टिव है, स्कूल का एग्जाम है, तो इस चीज को मेंशन करो, जरूरी हो जाता है। ठीक है, नहीं करोगे तो हो सकता है टीचर दुखी हो जाए, वो काट दे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है अपने को कि भैया पहला चीज पीओएसी करेगा, दूसरा चीज है कि भैया बैलेंस्ड इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई किया करो कि भैया उसमें फेजेस को मेंशन करे अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो। उसके बाद जो भी कंडीशन, जिस भी कंडीशन में वो इक्वेशन बैलेंस हो रही है वो मेंशन करे। एंड द फिफ्थ थिंग, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है और ना ही ये कोई इम्पोर्ट ऐसा कोई पॉइंट है, पर हाँ एक चीज है कि आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यूजुअली दिमाग में रहता है फ्रैक्शन नहीं यूज किया जा सकता, बट बैलेंसिंग के लिए फ्रैक्शन को आप यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, सो फ्रैक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, also be used, but ये एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इररेशनल नंबर कभी भी यूज नहीं होता। बैलेंसिंग में इररेशनल नंबर कभी भी यूज नहीं होता, लाइक √3, √2, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो कभी भी बैलेंसिंग में यूज नहीं होती हैं। ठीक है, सो ठीक है, जो भी है इस चीज को ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शंस कैन बी यूज्ड बट √3, √2 कैन नॉट। ठीक है, तो मैं इसको लिख के ऐसे काट दे रहा हूं। ठीक है, कैन नॉट। ठीक है, सो ये आपके पास बैलेंसिंग के रिगार्डिंग कहानी हो गई कि भैया बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मृगंक बोल रहा है कि मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं टेम्परेचर का। बिल्कुल मृगंक, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने लिखा और मैंने बोला है ये लास्ट थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए कि सब्जेक्टिव स्कूल का एग्जाम है। अगर आपको आता है तो ट्राई करो, अगर आपको पता है तो फेज लिखो, टेम्परेचर लिखो, कैटलिस्ट लिखो। अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कर दोगे तो फायदा रहेगा। ये बैलेंसिंग के रिगार्डिंग की कहानी हो गई। किसी को इन पॉइंट्स में समस्या है तो पूछ सकते हो, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका हम यूज करते हैं, आर और पी। ओके, दिस इज रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, रिएक्शन में और प्रोडक्ट में दोनों में आप क्या यूज करो, आप फेजेस के यूज करो, अगर आपको पता है तो। डन है, चलिए ठीक है। सो ये आपके पास हो गई बैलेंसिंग की कहानी। अब अपन आते हैं रियल मोल कॉन्सेप्ट की तरफ, और जो अब पढ़ने वाले हैं बाबू, उस
वो बिल्कुल एक्चुअल जो मोल फ्रैक्शन का यूज में प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम है आदित्य? चलो लास्ट में बात करेंगे आदित्य, 15 मिनट अपन लास्ट में टाइम रखते हैं, उसमें बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आगे आते हैं अपन, ठीक है? सो अब अपन आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है, दैट इज स्टोसियोमेट्री, ठीक है? और इसका यूज जम के है हमेशा, ये याद रखिएगा, कहीं भी किसी चैप्टर में ये घुस के आ सकता है। सो आपको इस चीज को अच्छे से समझना होगा। चलो बात करते हैं आगे, दैट इज स्टोसियोमेट्री की, ठीक है? ये आपके पास बैलेंसिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्लास में भी दिया था आई गेस, ठीक है? ये दिया था, स्क्रीनशॉट लेके रखे होगे। चलो उसको छोड़ो, अपन आते हैं स्टोसियोमेट्री पे। सबसे पहली चीज कि भैया इस स्टोसियोमेट्री का मतलब, स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये वर्ड आता है, दैट इज स्टोसियोमेट्री। स्टोसियोमेट्री का मतलब क्या है? स्टोसियोमेट्री का मतलब सिंपल सा, एकदम आसान भाषा में, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड, कहीं भी आपके पास केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है तो जो जो उसका कोएफिशिएंट था, उसको आसान भाषा में समझ लो कि दैट इज स्टोसियोमेट्री अभी के लिए, ठीक है? तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि भैया स्टोसियोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में स्टोसियोमेट्री का मीनिंग, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? स्टोसियोमेट्री का मतलब होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल, ठीक है? अगर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है तो आप बोल सकते हो कि भैया जो उसका कोएफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज द स्टोसियोमेट्री, ठीक है? तो फिलहाल के लिए, हालांकि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए यही समझो, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल अपना फेवरेट सा एग्जाम्पल, पानी बनाना। तो भैया पानी बना लेते हैं, H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ठीक है? सो ये पानी बना लेते हैं। अब इस पानी बनाने के प्रोसेस में जो हमने इस पे कोएफिशिएंट यूज किया, दैट इज यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया। सो ये जो दोनों चीजें, यहाँ पे 1 लगाया, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है भैया, 1 है। सो ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर है, ये 2, ये 1, ये 2, ठीक है? सो इन तीनों को हम आसान भाषा में फिलहाल के लिए बोलेंगे कि दीज आर द स्टोसियोमेट्री, ठीक है? डन है। फिलहाल के लिए आसान भाषा में बोलेंगे कि भैया ये कोएफिशिएंट जो ये क्या है, स्टोसियोमेट्री है। वर्ड बहुत भारी सा है, बट इतना फर्जी कॉन्सेप्ट है ना जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत फर्जी कॉन्सेप्ट है, एकदम बकवास सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वर्ड ऐसा है और इसमें ट्रिक ऐसे घुमाएगा कि लगता है यार पता नहीं क्या ही, मतलब जुपिटर का क्वेश्चन पटक दिया यहाँ लाके, लेकिन वर्ड पे मत जाना, ठीक है? फीलिंग बिल्कुल इसका सिंपल है, आसान भाषा में है, ठीक है? स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है? सो ये स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब समझ लो, उसका कैलकुलेशन क्या कहता है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं। बोला कि मेरे पास कार्बन, मेरे पास 20 ग्राम है, ऑक्सीजन मेरे पास 10 ग्राम है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? सो ये जो कैलकुलेशन है, मतलब अपने पास कि भैया प्रोडक्ट कितना बनेगा, या बोला कि अगर मुझे 10 ग्राम, मुझे 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, मेरे पास कार्बन जो है वो 50 ग्राम है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? सो इस तरह के जो कैलकुलेशन है कि कोई दे दिया, कोई पूछ लिया, कोई कोई यहाँ का दे दिया, वहां का पूछ लिया, कोई रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया। सो इस तरह के जो कैलकुलेशंस हैं, इन कैलकुलेशंस के लिए हम बोलते हैं कि दीज कैलकुलेशंस आर नोन एज स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है? सो बेसिकली स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं क्या? सो कैलकुलेशंस रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज्ड इन एनी रिएक्शन, ठीक है? सो ये बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझो कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, CH रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन। सो किसी भी रिएक्शन में कितना कोई चीज यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी कैलकुलेशन है दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। चलो अब ये थ्योरी वाली पार्ट हटाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं। ये क्या कहानी है? मुझे नहीं आता स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, मान लिया, लेकिन मुझे क्या आता है उस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं टेबल का। इस टेबल को देखो, ठीक है, इस टेबल को देख के आपसे क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन का मुझे आंसर चैट बॉक्स में फटाफट से चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। बोला कि ये टेबल मेरे पास कोई कंपनी जो है वो इस टेबल को बनाती है, ठीक है, इस टेबल को कोई कंपनी बनाती है और कहता क्या है, कंपनी कहती है कि भैया देखो ये जो चीज है, ये जो पैर है, इसके लिए मैं लेटर यूज कर ले रहा हूँ दैट इज एल। एल मतलब क्या हो गया? लेग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये जो ऊपर का पार्ट है इसके लिए यूज कर ले रहा हूँ एच, दैट इज टेबल हेड। एच का मतलब हो गया टेबल हेड, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, एच का मतलब आप समझ लो, यहाँ शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ दैट इज टेबल हेड, ठीक है। सो इसके लिए मैं ना एक चीज लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। उस इक्वेशन को समझने की कोशिश करना क्या है। सो मैं अगर ऐसे इक्वेशन लिखूं कि 4 लेग्स, 4 लेग और एक टेबल हेड, मतलब हेड जब मिलता है तो ये मिलके एक टेबल देते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा है, सो कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि भैया हमको तो इसमें तकलीफ है, हमको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई कि 4 लेग और एक हेड मिलते हैं तो हमें एक टेबल मिलता है, टी इज टेबल। सो अगर मैं इसको ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लूं तो किसी को तकलीफ है क्या? चलो अभी तो कोई तकलीफ नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ध्यान से सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई डाउट वाउट ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। अगर मेरे पास ये जो लेग थे ये 16 है, हेड जो है ये हेड 4 है, तो बताओ मेरे पास टेबल कितना बनेगा? मुझे मैसेज करके बताओ, मुझे पता है सबको आंसर आता है, लेकिन मुझे सबका आंसर चाहिए लिखा हुआ। विवेक गलत है, सनी ठीक है, गुलशन ठीक है, अंशु ठीक है, विवेक गलत है, मुझे सबका आंसर चाहिए। मानस ठीक है, क्रिश ठीक है। अगर 16 लेग हैं, 4 हेड है, श्रेयांश ठीक है, हर्ष ठीक है, और जिसको ये कैलकुलेशन आता है उसको ना स्टोइकोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अमृत ठीक है, ओके। तो लगभग लोगों ने आंसर दिया है और लगभग लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है कि अगर 16 लेग है और 4 हेड है। आदित्य नहीं देखा आंसर बाबू, फिर से भेज दो, ठीक है, ओके, हाँ आदित्य सही है। सो मेरे पास जो नंबर ऑफ टेबल बनेगा वो नंबर ऑफ टेबल 4 बनेगा, ठीक है, ओके। यार ये 16 और 4 को जोड़ के तो 4 नहीं आता, मतलब ये तो क्लियर है कि इन दोनों को ऐड करने से तो ये नहीं आता, ये कहानी तो बहुत क्लियर है कि भैया इन दोनों को ऐड करने से तो नहीं कुछ होने वाला। फिर क्या किया ऐसा, यहाँ क्या कैलकुलेशन लगाया कि ये आंसर 4 आ गया? तो भैया आप ही में से बताओ यार मुझे कि क्या किया। तो आदित्य सबसे लास्ट में बोला, तो आदित्य ऑडियो ऑन करके मुझे बताओ बाबू कैसा क्या किया, परमिशन आपके पास है, क्या किया कि आपको लगा कि भैया इसका आंसर 4 आना चाहिए? सर 16 लेग है और 4 हेड है, तो सर 16 लेग यानी कि सर एक टेबल में 4 लेग लग रहा है, तो सर वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आदित्य कुछ ऐसा कहना चाहते हो, आई गेस आदित्य कुछ ऐसा कहना चाहता है कि देखो 4 लेग से एक यूनिटरी मेथड टाइप चीज बोला कि 4 लेग से एक टेबल बनता है, 16 लेग लगा दिया तो अच्छा 4 से एक बनता है, तो भैया 16 से कितना बनेगा? तो मैं यहाँ यूनिटरी मेथड काइंड ऑफ चीज लिख दे रहा हूँ, यहाँ लेग और हेड, तो ये 4 है, तो सॉरी ये लेग हेड नहीं, ये लेग और टी टेबल, तो ये 4 है तो ये 1 बनता है, ये 16 हुआ तो ये x बना, तो x की वैल्यू निकालो मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ x की वैल्यू 4 आ गई, कुछ काइंड ऑफ ऐसा। सही आदित्य? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ऐसा हुआ, मान लो यहाँ पे ऐसा हो गया कि यहाँ पे अनन्या ने बोला कि नहीं यार मुझे ये चीज नहीं है, मेरे साथ ऐसा है कि मैं क्या करूंगी कि मैं
लेग को लेके नहीं चलूंगी, मैं हेड को लेके चलूंगी। तो अनन्या बोलती है कि देखो सर ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि एक हेड अगर हुआ तो एक टेबल बनेगा, एक हेड से कितना टेबल बनेगा, एक। सो अगर एक हेड से एक टेबल बनता है तो 4 हेड से कितना टेबल बनेगा, 4। सिंपल सी कहानी। एक लेग से एक टेबल तो 4 लेग से 4 हेड से 4 टेबल। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकती है अनन्या कि सर देखो ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि हेड और टेबल को ले लो, एक से एक तो ये 4 से x, तो ये x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सो दोनों तरीके से कर सकते थे। किससे किससे कर सकते थे हम? मेरा मन करे तो लेग को लेके चल लिए, मेरा मन करे तो हेड को लेके चल लिए। किसी को तकलीफ है क्या इसमें? कोई ऐसा कहना चाहता है कि नहीं भैया हमको तकलीफ है, हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया? डन है। जिसको जिसको ये समझ आया उसकी जिंदगी में स्टोसियोमेट्री कभी जहर नहीं घोलेगी। ठीक है, चलो ओके। सो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। 16 के बजाय थोड़ा सा बड़ा डेटा ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा डेटा ले लेते हैं, हालांकि बहुत आसान सा डेटा है। ठीक है, सो मान लो मेरे पास ये 2000, बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम, मतलब ऐसी ही कहानी है, कुछ भी फर्क नहीं है। ये 500 तो ये कितना बनेगा? सब सोच रहे हैं क्या फर्जी सा क्वेश्चन है, इतना फर्जी क्वेश्चन, हमें तो पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। 500, अच्छा तो ये 4 से 4 बना था तो 500 से 500 बन जाएगा, कौन सी बड़ी चीज है? डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये 500 से तो 500 बन गया, कोई समस्या नहीं। ऐसे क्वेश्चन को तो हम बचपन में किया करते थे आंख बंद करके। लेकिन मजा तो तब आया जब ऐसा हो गया कि यार देखो कुछ कुछ यहाँ पे गड़बड़ सी फीलिंग आ गई, और कुछ गड़बड़ सी कहानी ऐसी हो गई कि ये 2500 में तो 500 बन जा रहा था, लेकिन मान लो कि मेरे पास कहानी कुछ ऐसी आ गई कि ये मेरे पास 20 है और मेरे पास हेड 6 है, हेड 6 है और लेग 20 है। तो पूछा गया कि बताओ टेबल कितना बनेगा, तो मेरे को सोचना पड़ गया कितना बनेगा। मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि टेबल कितना बनेगा। मानस गुड, मृगंक गुड, श्रेयांश गुड, सनी गुड, अमृत गुड, आदित्य सही है, हर्ष सही है, गुलशन गलत है, केमिकल कहाँ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे अपन तो, कुछ तो मैथ्स पढ़ रहे हैं बचपन वाला। सौरभ ठीक है, चलो ठीक है। सो मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भैया यहाँ 20 ये है, ये 6 है तो ये 5 बनेगा, कौन सी बड़ी चीज है। 16 में 4 बनता था तो 20 में 5 बनेगा। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, यार समस्या ये है कि अगर मैं इसको लेके चलता तब तो ये 6 बनना चाहिए था। अगर देखो तो 4 के लिए 4 बनता, 500 के लिए 500 बनता है, तो 6 के लिए तो 6 बनना चाहिए था। यार ये 5 कैसे आंसर आ गया? लोग 5 5 5 5 आंसर दे रहे हैं, फिर क्या गड़बड़ हुआ है कि 5 आंसर है, 6 क्यों नहीं बोले? सौरभ ऑडियो ऑन करके बताओ। देखो मैं इसमें ना पूरा टाइम देता हूँ इस टॉपिक में, मुझे ना मतलब कोई जल्दी नहीं होती इस टॉपिक के लिए, मैं आराम से एकदम हौले हौले चलना है। मृगंक बोला एक हेड छोड़ देंगे, चलो मृगंक ऑडियो ऑन करके बताओ कि एक हेड क्यों छोड़ेंगे बाबू? क्योंकि लेग खत्म हो गया ऐसा? हाँ ठीक है। सो हम एक हेड इसलिए छोड़ेंगे कि हमारे पास लेग खत्म हो गया। सो मैं अगर इसको ऐसे बोल लूं, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना अभी वो सारे के सारे ये आगे आएंगे और इस एग्जाम्पल का मैं रेफरेंस लूंगा। तो एक हेड जो मेरे पास बच गया, चूंकि एक हेड का यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास लेग खत्म हो गया था। 20 लेग्स जब खत्म हुए तो उस समय एक हेड बचा हुआ था, तो उस हेड का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं काम लग रहा। तो उस हेड को अगर मैं बोलूं कि दैट हेड इज अ एक्सेस, तो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। एक हेड जो है वो एक्सेस में है। इसको एक थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि जो हेड है वो एक एक्सेस रिएजेंट है। रिएजेंट इज मतलब लाइक कि सामान जो लिया था आपने, जो रिएक्टेंट लिया था, दैट इज रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट है कौन? हेड, क्योंकि एक बच गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है। चलो इसी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूं यार, कुछ भी नहीं। सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा और डेटा चेंज करता हूं। ठीक है,
ये 20 ही रहने दिया, ये 4 कर दिया। अब मुझे बताओ कि टेबल कितना बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि टेबल कितना बनेगा। गुलशन गलत है, शनि सही है, अमृत सही है, श्रेयांश सही है, विवेक गलत है, रौनक सही है, सौरभ गलत है, आदित्य गलत है, मानस सही है, अंशु सही है, अर्णव सही है। देखो इसको फील करोगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री तो है नहीं, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हैं। अर्णव, और कोई आंसर? कोई आंसर नहीं है। सौरभ सही है, गुलशन सही है, क्या बात, क्या बात, अच्छा लगा। मृगांक सही है। चल, सो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में दिया। आदित्य गलत है। ठीक है, देखो यार, अगर 20 लिया और ये 4 लिया, क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि भैया यहाँ ध्यान दो, तो जब यहाँ पे 20 के लिए आप निकालोगे टेबल तो डेफिनेटली 5 बनेगा, लेकिन अगर इस 4 के लिए नंबर ऑफ टेबल निकालोगे कि अगर 4 हेड है तो नंबर ऑफ टेबल कितना बनेगा, तो वहां से 4 आएगा, और एक्चुअल में भी कितना बनेगा? 4 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये 16 खत्म होगा ना, जब देखो ना यहाँ पहला वाला एग्जांपल, 16 के लिए ये 4 चाहिए था तो पूरा 4 बन गया था। ठीक है, तो ये 20 भी कर दोगे और ये अगर 4 ही है तो टेबल तो 4 ही बनेगा, 5 बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिन लोगों ने गलत किया उनको क्लियर है क्या ये कहानी? जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको ये कहानी क्लियर है क्या? यस सर। डन है। चलो अब यहां से मैं कंक्लूजन समझाता हूं। कंक्लूजन क्या है कि पहले वाले में तो ठीक है, पूरा ही खत्म हो गया था, दोनों पूरे खत्म हो गए थे। दूसरे वाले में भी दोनों पूरे खत्म हो गए थे। तीसरे वाले एग्जाम्पल में, मैं एग्जाम्पल का नंबरिंग कर देता हूँ, इसको ध्यान दो, ये बड़ा मतलब बहुत आसान है, लेकिन इसका जो केमिस्ट्री में यूज आएगा ना वो जबरदस्त आएगा, और फील अगर कर गए तो बड़ा मजा आएगा। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, पहले वाले में दोनों पूरा खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में दोनों पूरा खत्म हो गए, किसी से निकाल लो। तीसरे वाले में मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया? गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि ये 20 और जो 6 था, तो इसमें 6 में से 1 बच जा रहा था, पूरा खत्म नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पूरा खत्म नहीं हुआ था, जिस केस में पूरा खत्म नहीं हुआ था, उस केस में डिसीजन किसके अकॉर्डिंग था? जो एक्सेस में है उसके अकॉर्डिंग है, या जो कम है उसके अकॉर्डिंग है? थर्ड वाले में जो एक्सेस में है उसके अकॉर्डिंग है, या जो कम है उसके अकॉर्डिंग? कम अमाउंट वाइज नहीं, दोनों में से जो पहले खत्म हो रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भैया जो जो कम है या जो पहले खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। जैसे इस केस में 20 के अकॉर्डिंग हुआ ये 5, यहाँ 6 के बजाय 7 होता, 8 होता, कुछ भी होता तो भी ये टेबल 5 ही बनता, 5 से ज्यादा नहीं बनता। अगर हेड 20 भी ले लेते तो 5 ही बनता। श्रेयांश कैसे बोल रहा है? थर्ड वाले में मुझे बता कि एक्सेस वाले के अकॉर्डिंग या कम वाले के अकॉर्डिंग? अमाउंट वाइज कम नहीं बोला, जो पहले खत्म हो गया उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है? तो जो पहले खत्म हो जाता है, कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जो पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, सो जो पहले कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है। दूसरा जो एक्सेस है वो पड़े रहे, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। इस एग्जाम्पल को और भी तरीके से समझ सकते हो। मान लो चाय बनाते हो घर पे, ठीक है, अब घर पे चाय बनाते हो, दूध मान लो अपने पास 2 कप चाय बनाने के लिए, और शक्कर मेरे पास है कि 50 कप चाय बन जाएगा। तो 50 कप भले चाय शक्कर से बन सकता है, लेकिन दूध 2 कप चाय बनाने के लिए तो भैया 2 ही कप बनेगा। अब कोई बोलेगा पानी डाल देंगे, 3 कप बन जाएगा, 4 कप बन जाएगा, कोई गेस्ट आएगा तो निपटा देंगे। तो नहीं, मतलब ठीक है, मान लो अच्छे वाले गेस्ट हैं, भैया मजबूरी है, क्या करोगे, मतलब अच्छे क्वालिटी की चाय देनी है उनको, ठीक है, तो क्या करोगे, 2 ही कप बनाओगे, भले अपने पियो चाहे ना पियो। ठीक है, तो ऐसी कहानी जहां पे कोई एक्सेस था, बहुत था, हमको मतलब नहीं है, जो पहले खत्म होने वाला है प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बन गया। ये सारी चीजें आगे यूज होंगी। ठीक है,
सो ये जो आपने अभी सीखा, जो इस टेबल में कहानी लगाई कि इसके लिए ये कितना, इसके लिए ये कितना, ये रहा तो ये कितना, ये रहा तो ये कितना, दैट इज सिंपली अ स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो भैया यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसमें, इस एग्जाम्पल पर का लास्ट क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल पर का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि मेरे पास ये जो लेग है, ये लेग मेरे पास 100 है, ध्यान देना, लेग मेरे पास 100 है, लेकिन मुझे जो नंबर ऑफ टेबल चाहिए, जो मुझे नंबर ऑफ टेबल चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 ही चाहिए। ध्यान से सुनना, लेग मेरे पास 100 है, नंबर ऑफ टेबल मुझे 10 चाहिए, बताओ मुझे हेड कितना लेना पड़ेगा? जल्दी से बताओ मुझे मैसेज करके। क्या बात है अर्णव, हर्ष, अमृत, रोशन, सनी, श्रेयांश, क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, सो भैया हमारे पास ये 100 है, तो 100 में बन तो सकता है 25 बन सकता है, ये तो डन है, लेकिन हमको 10 ही बनाना है, हमको 10 बनाना है, तो भैया हमको हेड कितना लेना पड़ेगा? 10 ही लेना पड़ेगा। सौरभ 25 बन सकता है, लेकिन हमको बनाना कितना है? 10। हमको ये कितना लेना पड़ेगा? हमको ये लेना पड़ेगा 10। तो भैया हमारे को ये कितना लेना पड़ेगा? 10 ही लेना पड़ेगा। और ये जितना आपने 5 एग्जाम्पल किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन, यही 5 है, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट। ठीक है, चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई टेबल चेयर की। अब जरा इसको अप्लाई करना चाहते हैं अपन केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में कैसे अप्लाई? चलो भैया, तो अपन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन में इसका रोल कैसे है। सो देखो, अपने पास ये क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या देगा? बोलेगा कि N2 और H2 मिलके NH3 बनाते हैं। N2 जो मेरे पास है वो 14 ग्राम है, 14 ग्राम है। बोला कि बताओ H2 कितना लेना पड़ेगा और NH3 कितना बनेगा। डन है, रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए। यार दो चीज पूछ दिया यहाँ तो। अच्छा, 2 चीज नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पीछे आते हैं। हमको इस रिएक्शन में, हमको यहाँ पे बोला कि भैया मेरे पास, ध्यान दो, मेरे पास ये जो है ये 20 है, 20 वाला एग्जाम्पल ले चुके हैं। ठीक है, चलो ये मेरे पास 8 है। बोला कि ये कितना लूं और ये कितना लूं, पूरा मुझे टेबल बनाना है, सब पूरा सब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास पूरा लेग खत्म हो जाए, पूरा हेड खत्म हो जाए और पूरा टेबल बन जाए। मुझे बताओ लेग कितना लेना पड़ेगा और टेबल कितना बनेगा? जल्दी से बताओ तो मुझे फटाफट। सॉरी, हेड कितना और टेबल कितना बनेगा? क्या बात है यार, खटाखट, इसमें टेंशन ही नहीं है। सब बोलेगा अच्छा ये 8 है तो 2 हेड ले लो, 2 टेबल बना लो, खेल खत्म हो गया। इसमें क्या अलग पूछ दिया? इसमें भी तो वही पूछा, लेकिन सॉल्व करने का इसका तरीका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कहानी सेम है। तो कहता क्या है कि जब भी आपको केमिस्ट्री में स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन आए, तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो एकदम रट्टा मार के रखना है और वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहली चीज है आपको कि भैया आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बिना बैलेंस किए आप स्टोसियोमेट्री नहीं लगाओगे। बैलेंस का रोल वैसे ही है जैसे 4 टेबल के लिए 1 हेड चाहिए और 1 टेबल बनेगा। तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि 4 के लिए 1 चाहिए, वरना 1 लेग 1 हेड और 1 टेबल लिख देता तो मामला गड़बड़ा जाता। तो जैसे वहां बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट था कि ये 4 के लिए 1 चाहिए, वैसे यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि 1 N2 के लिए कितना H2 चाहिए और कितना NH3 बनेगा, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज कि भैया सारे के सारे डेटा जो आपके पास दिए हुए हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हम नंबर को लेके चलते थे कि ये 8 है तो ये 2 है तो ये 2 बनेगा, वैसे आपको स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमेशा सारे कैलकुलेशन मोल्स में होंगे। अगर आपको मास दिया है कहीं पे, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तो आप उसको मोल्स में पहले कन्वर्ट करोगे। बिना मोल्स में कन्वर्ट किए हुए गलती से भी हाथ नहीं लगाओगे। तो दूसरा जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि सबको मोल्स में कन्वर्ट करो। पहले बैलेंस, फिर मोल्स, और फिर थर्ड स्टेप है दैट इज अप्लाई रेशियो। रेशियो से निकालना चाहते हो लगाओ, यूनिटरी मेथड से निकालना चाहते हो यूनिटरी मेथड लगाओ। जैसे क्या मतलब, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? रेशियो लगा रहे थे एक तरीके से। क्या बोल रहे थे भैया?
तो हमने ऐसा बोला था, देखो इसको ध्यान दो, स्टार्ट में बोला था कि 4 के लिए 1 तो 16 के लिए कितना, ठीक है। तो दैट इज रेशियो मेथड, ये रेशियो है, यूनिटरी रेशियो सेम ही होता है, ऐसे कर दिया तो रेशियो बन गया और ऐसे स्टेटमेंट लिखा तो यूनिटरी बन गया, ठीक है। तो 4 के लिए 1 तो 16 के लिए कितना, तो सेम कहानी वहां भी लगाना है कि इतने के लिए इतना तो गिवन के लिए कितना, ठीक है। तो 3 रट्टा मार जाना है, बैलेंस करना है सबसे पहले जो भी रिएक्शन दे। दूसरा काम है सारे डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हो, मास में हो, किसी में भी दे, हमको मोल्स में बना लेना है उसको। और थर्ड काम है फिर उसके बाद यही जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, यूनिटरी या रेशियो लगा लो, अपना काम बन गया। अब भेजे में तो भैया कहानी सुन लिए, एप्लीकेशन कैसे करें, तो चलो इसमें एप्लीकेशन करके देखते हैं। सबसे पहले बोला इसको बैलेंस करो, चलो भैया इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जब हम जाते हैं तो हम एक काम करते हैं कि भैया यहाँ लगा लेते हैं 3, यहाँ लगा लेते हैं 2, अपना कहानी बन गया, ये हो गया बैलेंस। देख लो एक बार, चेक कर लो बैलेंस है। फर्स्ट स्टेप डन, मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं इस चीज को ध्यान रखना, बैलेंसिंग डन हो चुका बैलेंसिंग। दूसरा स्टेप कहता है कि बैलेंस कर लेने के बाद आपको क्या करना है। सो बैलेंस कर लेने के बाद आपको करना ये कि जो भी गिवन डेटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, जो भी गिवन डेटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा बैलेंस किया तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो तो अपने पास ये जो 14 ग्राम है इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का डेटा दिया 14 ग्राम, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मुझे फटाफट बता दो इसको मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये मोल्स में कितना आएगा, जल्दी से बताओ। तो 14 ग्राम कितना मोल आएगा? 1 मोल। कौन है 1 मोल भैया, कौन बोल रहा है 1 मोल? अरे बता तो दो कौन बोल रहे हो। अरे तारीफ के पुल बांधने, जरा बताओ कौन है 1 मोल वाला। हर्ष कैसे हो गया बाबू 1 मोल, जरा बताइए तो। N2 का मोलर मास कितना होता है, चेक करो एक बार अच्छे से, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इतना क्वेश्चन किए हो मोल्स के, फिर भी ये गलती कर रहे हो, ठीक है। अर्नव गलत है, मास बाई मोलर मास होता है फॉर्मूला। गुलशन गलत है, क्या बात, मोलर मास बाई मास नहीं होता, मास बाई मोलर मास होता है, ठीक है। गुड शनि, गुड गुलशन, फॉर्मूला कितना याद दिलाओ यार। अर्नव सही है, 2 फॉर्मूला, वो भी 2 अभी तक याद नहीं है, ऐसे थोड़ी होता। वाह हर्ष, क्या करना चाहता है। ठीक है चलो, तो जैसे यहाँ मोल्स निकालोगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ मोल्स निकालोगे बाबू, तो आपको दिखेगा क्या, अरे यार ये मोल्स फर्जी सी तो कहानी है, इसमें क्या है अपने को, ठीक है। तो ये 14 ग्राम है और N2 के मोलर मास कितना होता है 28। अच्छा तो 14/28 दैट इज 1/2 मोल्स। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो जीवन का सबसे आसान काम है, आधा मोल आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लगाना है यूनिटरी मेथड या रेशियो वाला चीज। कैसे लगाएंगे ध्यान देना। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट को समझो, जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्योंकि अभी लिख रहा हूं, बाद में ये स्टेटमेंट नहीं लिखा जाएगा। मैं लिख रहा हूं क्या, इस चीज को समझो। इसको देखते हुए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। पुराने वाले से कंपैरिजन करके समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूं 1 मोल of N2 requires 3 mole of H2 to form 2 moles of NH3। चलो इस स्टेटमेंट को ध्यान दो। मैंने क्या बोला, मैं बोलता हूं कि 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए 2 मोल NH3 बनाने के लिए। कैसे बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट, इसको पढ़ के
1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए 2 मोल NH3 बनाने के लिए। ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल N2 reacts with 3 मोल H2 to form 2 मोल्स NH3। इसको पढ़ने का ये तरीका है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो इसको पुराने वाले एग्जांपल से समझाते हैं। 4 legs react with या combine with 4 legs combine with 1 head to form 1 table। ठीक है, ये नंबर में बात कर रहे थे। 4 legs combine with 1 head to form 1 table। यहां हम कैलकुलेशन हमेशा किस में करेंगे, मोल्स में करेंगे। तो 1 नाइट्रोजन या 1 N2 या 1 मोल N2 combines with 3 moles H2 to forms 2 mole NH3 या react with या requires 1 mole NH2 requires 3 mole H2 to form 2 mole NH3। तो मैंने उस स्टेटमेंट को, मैंने जो चीज ये न्यूमेरिकली लिखा था, ये जो इक्वेशन था उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, चाहो तो यहाँ एक चेंज करके लिख सकते हो। क्या चेंज? इस मोल के जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारी कहानी सेम रख के ऐसे ही बोल सकते हो कि 1 N2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 3 H2 मॉलिक्यूल टू गिव 2 NH3 मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल वाले पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए वो लिखवा नहीं रहा। बाकी आप उसके सामने नीचे में लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ ताकि कोई समस्या ना हो, आप छाप दो इसको। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 reacts with 3 मॉलिक्यूल। ये पढ़ने का तरीका है, molecules of H2 to form। इसका यूज बहुत कम आता है तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस मत करना। फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो जो आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है उसको रीडिंग डालने का तरीका आपको समझा दिया कि वो कहता क्या है। ठीक है, अब चलो भैया इसमें अप्लाई करते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो मेरे पास ये हाफ मोल आ चुका है। अब हाफ मोल आ चुका, पुराना टेबल चेयर का एग्जांपल याद करो। क्या बोलता है, एक के लिए हमको ये कितना चाहिए, एक के लिए 3 चाहिए, तो हाफ के लिए ये कितना चाहिए, फटाफट से चलो यहाँ लिखते हैं N2H2। एक के लिए 3, अच्छा एक के लिए 3, हाफ के लिए x, मुझे नहीं पता x की वैल्यू कितनी है, x सॉल्व करके निकालो यहाँ से, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू हो गया 3/2। मतलब हमको एक चीज तो पता चल गई कि अगर ये हाफ मोल रिएक्ट करेगा, कैलकुलेशन सारे मोल्स में होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हाफ मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 3/2 मोल्स रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। सो एक N2 से कितना NH3 बनता है भैया, सो हमको पता है कि यहाँ देखो ध्यान दो, क्या बोल रहा है, ये 1 लिया तो ये 2 बना, अच्छा ये 1 से 2 बनता है, सो ये 1 से 2 बनता है, तो ये हाफ से ये कितना बना, x बना। x की वैल्यू यहाँ निकालो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इधर इसको इधर, सो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कोई बोल सकता था यहाँ पे कि इससे निकाल लेते H2 से, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी से निकालो। H2 3 के लिए 2, तो 3/2 के लिए ये कितना, तो भी आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 1। ठीक है, सो सेम कहानी है। मुझे इतना बता दो, कोई ये कहना चाहता है क्या कि जो टेबल चेयर का एग्जांपल, जो टेबल वाला एग्जांपल लिया था, उससे ये अलग कैलकुलेशन है, उससे ये अलग कहानी है ना, बस मोल्स निकालने थे, वहां तक कहानी अलग थी। बाकी क्या है यार, जैसे टेबल वाला एग्जांपल वैसे ये एग्जांपल, कोई डिफरेंस है, मेरे को नहीं दिखता। किसको डिफरेंस दिखता है तो बताओ, और किसी को समझ नहीं आया तो बताओ जल्दी से। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे, लेकिन समझ नहीं आया या डिफरेंस लगे तो मुझे बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया, बाउंसर चला गया आपने, तो खतरनाक वाला बाउंसर हो गया ये तो। ईमानदारी से बता दो, क्योंकि देखो अगर ये समझ नहीं आया, इसमें समस्या हुई तो आगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अगर इसमें समस्या हुई तो आगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। बैलेंसिंग, मोल्स में कन्वर्ट करना, लास्ट में यूनिटरी मेथड या रेशियो लगाना, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। एक बार और बताया जाओ, वेरी गुड अर्नव। ठीक है, चलो अर्नव, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ।
ठीक है, और मैं वहां पे बता रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट्स आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, पर यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। सो यहाँ N2 प्लस H2 गिविंग NH3। आज मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया है, थोड़ा कम दिया है लिखने का टाइम, मैं पीछे आऊंगा लिखने का टाइम दूंगा, तो परेशान नहीं होना, वरना कोई ये मत सोचना अच्छा लिखना ही नहीं है। पहला काम बैलेंस कर लिया आपने। हमको दिया हुआ क्या था, हमको गिवन डेटा था ये 14 ग्राम, डन है। हम कैलकुलेशन हमेशा मोल्स में करेंगे, बिना मोल्स में कन्वर्ट किए कुछ नहीं करना है, करना ही। और मोल्स में दिया है तो बल्ले बल्ले, मोल्स नहीं दिया तो मोल्स बनाएंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। बैलेंस करेंगे, मोल्स बनाएंगे, यहाँ मन लगा लो, ठीक है। चलो, सो हम यहाँ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। जो भी गिवन डेटा है जिसके बारे में दिया है, ये 14 ग्राम है, मोल्स में कैसे कन्वर्ट किया, मास बाई मोलर मास, तो 14/28, तो ये अपने पास कितना आ गया 1/2 मोल, डन है। अब उसके बाद टेबल चेयर वाला एग्जांपल याद करो, क्या एग्जांपल था याद करो। एक के लिए ये 3 चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 4 के लिए 1 चाहिए था, डन है। तो 8 के लिए कितना चाहिए होता, 2, यही हमने किया था। 4 के लिए यहाँ चाहिए था 1, तो हमने 8 के लिए 2 कर लिया, यूनिटरी मेथड लगाया। सेम कहानी यहाँ लगा रहे हैं, हम क्या लगाने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि ये हाफ है, ये हमको चाहिए कितना बनेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। सो N2 और H2, जब ये 1 था तो ये कितना था अपने पास 3, जब ये 1/2 हुआ तो ये अपने पास कितना है x, मुझे नहीं पता है 1/2 के लिए कितना चाहिए, x चाहिए। अब x की वैल्यू सॉल्व करो, तो 1 के लिए 3, तो आधे के लिए कितना 3/2, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। सो x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 3/2, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, x की वैल्यू निकल गई, दैट इज 3/2 मोल्स, डन है। मतलब हमको H2 कितना चाहिए होगा बाबू, हमको H2 चाहिए होगा 3/2 मोल्स, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा मोल्स में ही चलेगा। ये 3/2, ये कितना अपने को बनेगा देख लेते भैया, ये कितना बनेगा। चलो 3, ये जब 3 होता है तो ये 2 चाहिए होता है। अच्छा 3 मोल H2 के लिए 2 मोल NH3 बनता है, ओके, बस अपने को टेंशन ही नहीं है जीवन में। चलो H2 NH3, ये जब 3 होता है तो ये 2 होता है, अच्छा ये जब 3 होता है तो ये हम लोग को 2 चाहिए, 2 बनता है, ठीक है। अपने को ये अभी है कितना 3/2, तो 3/2 और यहाँ पे रख लो ये 2, सॉरी 3/2 x, सॉरी ये x, तो यहाँ से x की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। कोई बोल सकता था, जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया, इन दोनों से लिया था कि 1 के लिए 2, तो आधे के लिए कितना, ठीक है। वैसे भी जा सकते हो, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। मतलब N2 को लेके सॉल्व कर लेते या फिर H2 को लेके सॉल्व कर लेते। इस यहाँ पे H2 को लेके किया, पीछे वाले में N2 को लेके किया था। डन है और नो, अभी भी समझ नहीं आया तो बोलो, मैं 10 बार बताऊंगा लेकिन समझ आना चाहिए। अगर फास्ट जा रहा हूं तो भी बोल देना कि भैया फास्ट जा रहे हैं, समझ नहीं आया, बिल्कुल, लेकिन भेजे में जाना चाहिए, फील आ जाना चाहिए कि हाँ ये समझ आ गया आपने को। कोई ऐसा जिसको अभी भी डन नहीं है, चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी, हाफ कैसे आया मृगंक, कौन से वाले हाफ के लिए बोल रहे हो, इस वाले हाफ के लिए। मृगंक ऑडियो ऑन करके बोलो। हाँ सर वही। बाबू मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, मास बाई मोलर मास। मास अपने को कितना दिया नाइट्रोजन का 14, मोलर मास कितना होगा, तो बाबू इसका मोलर मास होता है, इसका एक एटम का मास होता है दैट इज 14, तो N2 का मास कितना हो जाएगा 14 + 14 दैट इज 28, तो मोलर मास हो गया 28, 14/28 दैट इज 1/2। डन है क्या मृगंक, कोई ऐसा जिसको और कोई डाउट है पूछ सकते हो, कैसा भी डाउट है कुछ भी हो पूछो, नहीं पूछोगे तो समस्या है। डन है, चलो ठीक है। सो मैं इस पे चलो ठीक है, तो मैं पीछे कर रहा हूं और आप फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। जो आज पढ़े हैं उसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू हो जाइए यहाँ से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से। पहले वो बनाना, फिर टेबल बना लेना, रफ सा टेबल बना लेना, और ये नीचे में उसके कैलकुलेशंस लिखना, टेबल वाला एग्जांपल बहुत जरूरी है।
ये टेबल वाला एग्जांपल हमेशा रेफरेंस रहेगा, आपको हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा याद दिलाएगा कि इसमें क्या करना था। कल आपकी क्लास है, आज आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बस एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, बस एक क्वेश्चन और कुछ नहीं, वो भी एक ऐसा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके अच्छे से देखना है, इस पूरे कहानी को एकदम ऐसे करना, बैठ जाना आराम से और पूरी कहानी को जो मैंने समझाया है उसको रिकॉल करना, सोचना कि यार कैसे क्या क्या बताया गया था, उसको बस दिमाग में 2-3 बार रिकॉल करना। ये पूरा मेथड, बैलेंस करना, मोल निकालना, फिर लास्ट में रेशियो निकाल के सॉल्व करना, ठीक है। कल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आज बस आपको सोचना है। छाप लिया सबने? कोई ऐसा जिसका नहीं छापा हुआ है? बोलो विवेक। ओके ठीक है। सो एक सेकंड विवेक बाबू बस रुक जा। हाँ, आज की सभा यहीं पे समाप्त है। जिसके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछो, बाकी न्यू कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। क्लास ओवर है, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस जिसको लिखना है उसके लिए रुका हुआ हूँ या जिसके डाउट्स हैं उसके लिए। बोलो विवेक। सर ये वाला जो है सेकंड नंबर जो था 2000 लेग और 500 हेड, तो ये 500 कैसे? चलो ठीक है, ओके। तो विवेक ऐसे कर लें, लेग और ठीक है, लेग और टेबल का वही जो पुरानी कहानी, लेग से हमको, लेग और या हेड से हमको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। चलो ये 4 था तो ये कितना बनता था? 1 बनता था विवेक। विवेक ऑडियो ऑन कर बाबू। ये 2000 है तो मान लो ये x बनता है। विवेक आवाज आ रही है क्या मेरी? इसको इधर, इसको इधर, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना टेबल बनेगा बाबू? आप जैसे निकालो x की वैल्यू कितना बनेगा? 500। यहाँ से भी हेड को लेके भी सॉल्व कर सकते थे, 500 ही आता। डन है क्या विवेक? डन है? बोलो गुलशन। सर एक रिएक्शन बता रहे, रिएक्शन लिखिए थोड़ा। बोलिए, एक बार लिख लें दो, इसको लिखो। कोई ऐसा इसका बचा हुआ है लिखना? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। 1 मिनट रुक जाओ गुलशन, लिख लें दो सबको। इसको नोट डाउन करो। ये आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है। चलो ठीक है, साइड में लिखते हैं। बोलो बोलो गुलशन। Cu प्लस H2SO4 H2SO4 तो बनेगा CuSO4 प्लस H2। ठीक है। अब दूसरा 2Cu प्लस 2H2SO4 एरो हाँ 2CuSO4 प्लस 2SO4 प्लस 2H। ठीक है। तो इसमें हमको ये पता करना है कि बैलेंस तो दोनों है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन फेस किए थे, इसमें ऑप्शन 4 था, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन था, ठीक है, बैलेंस्ड है, मतलब दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मतलब क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, विच आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो 4 दिया हुआ था जिसमें 2 बैलेंस नहीं था। 2 बैलेंस नहीं था, ठीक है, और 2 बैलेंस था लेकिन स्टोसिमेट्री को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए हुए था। पी और आर का मतलब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। हर्ष बोलो।
बोलो गुलशन, नहीं फिर से बोलो। नहीं, आवाज यार बहुत घरघरा के आ रहा है। फैन वैन बंद कर दो अगर फैन चल रहा है तो। हाँ बोलो। बोले सर, तो ऐसा एक क्वेश्चन फेस किए हुए थे। ठीक है, तो उस चार कंप्लीट करो। ऑप्शन में, हाँ, 4 ऑप्शन में 2 अनबैलेंस था और 2 बैलेंस था, तो 2 में से ये 2 था। तो इसमें ये दोनों तो पता है बैलेंस है, तो इसमें अप्रोप्रिएट क्या दोनों से भरे जो मेरा सही रहता। ठीक है, देखो एक्चुअल में बैलेंस दोनों है, कोई गलती नहीं है, तुम दोनों को टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर सिंगल चॉइस है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली इसका मतलब गलत नहीं होता कोई भी, यूजुअली हम ये करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ जो जो भी इक्वेशन बैलेंस होती है उसको हम हमेशा मोर परफेक्ट मानते हैं। जैसे H2O के लिए हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो यार हम देखो सारे लिख सकते हैं और सारे सही हैं। H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2, ये भी सही है। 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, ये भी सही है। एक मिनट, कैसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर ब्रिगम को, वो अलग चीज है, ठीक है, उस चीज पे मत जाओ, ठीक है। वो जो बचपन में पढ़ाया गया था दैट इज डिफरेंट थिंग, अब कहानी बदल जाती है। रिएक्टिविटी मैटर करता है बट रिएक्शन होता भी है, ठीक है। और यहाँ पे 4H2 प्लस 2O2 गिविंग 4H2, ये भी है और ये तीनों बैलेंस्ड है। लेकिन हम कहते क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ इक्वेशन बैलेंस्ड है दैट इज मोर करेक्ट या मोर अप्रोप्रिएट, हम उसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को मोर अप्रोप्रिएट मानते हैं, इस वजह से दिस रिएक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। डन है? यस सर। हाँ, लेकिन मतलब लेकिन सर यदि नेचुरल नंबर या होल नंबर जो बड़ा होगा तो उसको अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे। देखो यार, ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि एक आयनिक इक्वेशन है। मॉलिक्यूलर अगर लिया होता तो उसमें थोड़ी कहानी बदलती है, कभी बात करेंगे उसके ऊपर, बट ये आयनिक में ऐसा कुछ नहीं होता। अब समस्या ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो पहले से ग्लिच है, बट हाँ अगर पूछ ही दिया है तो ट्राई करो कि जो सबसे छोटा होल नंबर के साथ इक्वेशन है दैट इज मोर करेक्ट। बट इसका मतलब ये मैंने कभी नहीं बोला कि जो दूसरा है वो गलत है, गलत नहीं है, मोर करेक्ट वाली कहानी है, छोटा वाला इज मोर करेक्ट। डन है? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ। मेरे को बैलेंसिंग में फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ आदित्य आ गया, मैं बैलेंसिंग के फ्रैक्शन में आ गया आदित्य, ठीक है। चलो तो आई गेस ये सब ने लिख लिया होगा। सो अपन फटाफट से आ जाते हैं कुछ जिसके इसके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें। सो अभी आदित्य ने बोला कि भैया हमको बैलेंसिंग के फ्रैक्शन करने में प्रॉब्लम, फ्रैक्शन वाले बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो आदित्य मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आई गेस सबने लिख लिया है क्या इसको? ठीक है, और जरा देखते हैं इसमें फ्रैक्शन कैसे इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, ठीक है आदित्य। चलिए, सबसे आसान एग्जांपल यार, जिंदगी में कुछ ना हो पानी बना लो, पानी से अपना बहुत सारा काम बन जाता है, ठीक है। तो पानी बनाना है तो सबको आता ही है, चलो पानी ही बना के सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देख लेंगे। सो हमको बोला कि H2 प्लस O2 गिविंग H2O है। आदित्य ऑडियो ऑन करो। यस सर। हाँ बाबा। अच्छा एक चीज तो दिख रहा है कि हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों तरफ, ऑक्सीजन लेकिन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन राइट में 1 है, लेफ्ट में 2 है। तो इधर लेफ्ट में ऑक्सीजन के आगे राइट में 2 रखेंगे, हाइड्रोजन के आगे H2O है ना, उसमें आगे 2 रखेंगे। यार मुझे फ्रैक्शन में बैलेंस करना, तो मैं हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, मैं हाइड्रोजन को क्यों टच करूं? तो मुझे ऑक्सीजन को सिर्फ बैलेंस करना बाकी है। अच्छा, क्या कोई तरीका है कि ये जो ऑक्सीजन के एटम यहाँ 2 हैं, क्या कोई तरीका है जिससे 2 को तुम 1 में कन्वर्ट कर लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके? यस सर। ओके, बताओ सौरभ क्या तरीका है 2 को 1 में कन्वर्ट करने का? 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। आदित्य या बोलो तो 2 से डिवाइड कर देना, बात सेम ही है। तो मैं बोलूंगा क्या कि मैं क्यों हाइड्रोजन को परेशान करने जाऊं, मैं बोलूंगा कि इस नालायक को 1/2 आगे में लगा दो। फायदा क्या हुआ मेरा 1/2 लगाने का? देखो हमको जैसे 1/2 लगाया तो हमको दिख रहा है अच्छा मेरा काम तो बन गया, ये 1/2 लगाते हैं 2। अब देखो ये क्या कहानी है, ये 2 × 1/2 कितना हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, इससे कैसे होगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो
सो मान लो ले लिया एल्यूमिनियम प्लस O2 गिविंग Al2O3, डन है। अब देखो यहाँ समस्या क्या है, इसको देखते एक नजर में तो पहला आएगा कि अच्छा 2 एल्यूमिनियम इधर है तो 2 यहाँ लगा दो, पहले तो इसको सेटल कर दो, एक नजर में तो हम यही करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन ने तो जिंदगी में रायता फैला दिया। कैसे? राइट में 3 है, लेफ्ट में 2 है। अब बताओ कि 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? आदित्य तुम बताओ, 2 को 3 बनाना है, कैसे बनाए? सर 1/3 1/3 करोगे तो मल्टीप्लाई 1/3 नहीं 2/3 हो जाएगा। सर हम बोले रुक जा सौरभ, सर 2 को 3 बनाना है, कैसे बनाया जाए 2 को 3? कितने, किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे बाबू अगर अपने को इतना टेंशन है तो हम ये तो ऐसे ही क्वेश्चन लिख के शुरू में सोच लो, बाद में ये प्रैक्टिस में लगेगा तो फर्जी है। ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 2 × x = 3। हम यही चाहते हैं ना, कोई एक नंबर मिल जाए जिससे मल्टीप्लाई करने पे 3 बन जाए। यस सर। x कितना आ गया सर? 3/2। अब समझ आया क्या किया? यस सर। देखो तो बैलेंस हो गया। पक्का भेजे में गया कि ऐसे बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मान लो? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। समस्या लगे फ्रैक्शन वाले में तो ये काम कर लो। अच्छा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, ये नंबर निकल जाएगा। यस ऑक्सीजन को। और देखो ऑक्सीजन के लिए तो ऐसे बहुत सिंपल, देखो एक तरीका मैं बताता हूँ क्या है इसका, शॉर्ट ट्रिक समझो। तो ऑड को इवेंट में चेंज नहीं कर सकते? फिर से बोलो। ऑक्सीजन जिस पे ऑड है ना, ऑक्सीजन 3 है सर। हाँ? तो इसको इवेंट में चेंज कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई करके इवेंट में चेंज कर दें? किसको, इस वाले को बोल रहे हो? यस सर। कर सकते हो, बट मैं देखो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि इसको छेड़ूं, क्योंकि देखो समस्या क्या होगा, इसको 2 को देखते मैंने यहाँ 2 लगा दिया, अब मैं यहाँ कोई नंबर लगाऊंगा तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा हूँ आलसी, मैं क्यों चेंज करूँ, मैं इसी को बदल देता हूँ। समझ आया क्या किया? यस सर। इसका फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा? देखो कुछ फायदा समझाता हूँ। एक तो फायदा है कि देखो जब भी आप ऐसे करते हो ना तो कोई 1-2 आपके पास, या देखो जैसे इस वाले में देखो फायदा क्या है कि कुछ तो आपको ऐसे उसमें एलिमेंट या कुछ तो ऐसे कंपाउंड या कुछ तो ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे ना जिसका कोएफिशिएंट 1 रह जाएगा। जैसे यहाँ 2 का 1 रह गया, यहाँ एटलीस्ट 1 का 1 रह गया। और कोएफिशिएंट को 1 रखने में ना हमेशा फायदा होता है जब उसमें स्टोसियोमेट्री लगाने की बारी आती है। इसलिए जब भी स्टोसियोमेट्री कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत लोग, डिपेंड्स, हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके को बता रहा हूँ। मैं ट्राई करता हूँ ना कि जितने के आगे 1 रहे, भले फ्रैक्शन 2-4 के आगे लग जाए, कितना ही बड़ा इक्वेशन है, अगर 1 रहता है ना तो 1 वाले में कैलकुलेशन हमेशा आसान होता है, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 रुपए में ये इतना, तो इतने में कितना, कैलकुलेशन हमेशा आसान है। 5 रुपया, 8 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया होगा तो समस्या होता है। ऐसी वाली कहानी है, ठीक है। बाकी जैसे मन वैसे करो। डन है आदित्य? और किसका था जी, जो लोग, सौरभ डन है? यस सर। चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई स्टोसियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। मैं कोई होमवर्क, हाँ एक होमवर्क मैंने बोला था, बाकी तो भाग ही गए हैं। चलो ठीक है। सो ये नाइट्रोजन वाली कहानी हो गई। हाँ ये एक होमवर्क है आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना, ठीक है। डन है? आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो ओके। सो आज की सभा यहीं विराम लगाते हैं। किसी को और कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को और कोई डाउट, कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है। तो आज की सभा हम यही विराम लगाते हैं। अगले क्लास में कल मिलेंगे तो कल स्टोसियोमेट्री की कहानी पे बात करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।